नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 25 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल आफ्टर द स्टॉर्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, आरबीआई ने मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके ऊपर सिकंजा कसने के लिए एक नई गाइडलाइंस, एक नया प्रस्ताव पारित किया है। और इस प्रस्ताव में एनबीएफसी जो कंपनीज हैं उनको 4 भागों में बांट दिया है। 4 भाग कौन कौन से? प्राथमिक, मध्यम लेवल, उच्च और शीर्ष श्रेणी में इन कंपनीज को बांट दिया गया है। क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है उसमें क्या हुआ है कि एनबीएफसी के पास में इतना मनी ही नहीं है कि वो सर्कुलेट कर पाए, लिक्विडिटी को इंक्रीज कर पाए। तो इस कारण से वो अपने आप को दिवाला घोषित ना कर दे, इसके लिए उनके ऊपर क्या किया गया है? सिकंजा कसने के लिए आरबीआई ने अपने नई गाइडलाइन जारी की है एनबीएफसी के लिए। द आरबीआई प्लान टू टाइटन स्क्रूटनी ऑफ, स्क्रूटनी का अर्थ होता है, देखो, छानबीन, सूक्ष्म परीक्षण ऑफ लार्ज एनबीएफसी इज क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब वित्तीय स्थिरता के लिए बड़े एनबीएफसी की छानबीन को कसने के लिए आरबीआई की जो योजना है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द आरबीआई हैज प्रपोज्ड ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट, सिग्निफिकेंट वही महत्वपूर्ण, क्रिटिकल, शिफ्ट मतलब चेंज हुआ है, परिवर्तित हुआ है। एक जिस रास्ते से चल रहा था उससे थोड़ा सा बदलाव किया है अपने अंदर, किसने? आरबीआई ने। इन इट्स रेगुलेटरी अप्रोच टुवर्ड्स इंडियाज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फ्रॉम ए जनरल अप्रोच ऑफ लाइट टच। लाइट टच मतलब ज्यादा खतरनाक रूप से किसी को परेशान नहीं करना, बहुत ही हल्के रूप में किसी को टच करना, मतलब किसी के ऊपर रेगुलेशन क्रिएट करना। टू वन एंड दैट मॉनिटर्स लार्जर प्लेयर्स ऑलमोस्ट एज क्लोजली एज इट डज बैंक्स। आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक नई रेगुलेटरी अप्रोच को अपनाया है। पहले जिस तरीके से एक जनरल लाइट टच किया जाता था, मतलब उनके ऊपर रेगुलेशन तो किया जाता था आरबीआई के द्वारा, लेकिन एक हल्के वे में, अब उसको ज्यादा सख्त कर दिया है, ज्यादा टाइटन तरीके से कर दिया है। ये चेंज किया है आरबीआई ने अपनी जो अप्रोच है उसमें। जैसे वो बैंक के साथ करता है, जिस तरीके से वो अपने बैंक के साथ खेलता है ना आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे और बैंकों के ऊपर अपना सिकंजा कस के रखता है, सेम उसी तरीके से अब उसने एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग मतलब गैर बैंकिंग जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी सेम तरीके से बैंकों की तरह ही काम करना स्टार्ट किया है। इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर ये नई अप्रोच इम्प्लीमेंटेड, लागू होती है, दिस कुड बी द बिगेस्ट ओवरहोल। ओवरहोल का अर्थ वही होता है निरीक्षण करना, जांच करना, सूक्ष्म जांच करना ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सच फाइनेंस कंपनीज और शैडो बैंक इन ओवर 2 डिकेड्स। अगर ये नई जो अप्रोच अपनाई गई है अगर वो लागू होती है तो एक तरीके से जो ऐसी फाइनेंस कंपनीज के ऊपर जो सूक्ष्म परीक्षण करने की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, वो पिछले जो 2 दशकों में ये सबसे बड़ी है। मतलब उन पर जो सिकंजा कसने की कोशिश की है, अगर ये लागू हो जाती है और ढंग से इंप्लीमेंट होती है तो पिछले 2 दशकों में इन फाइनेंस कंपनीज के कंट्रोल करने के लिए ये सबसे बड़ा सूक्ष्म परीक्षण है। आफ्टर मल्टीट्यूड्स होता है जनसाधारण या फिर बहुलता, भीड़ ऑफ इन्वेस्टर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। ये जो कंपनीज हैं इनमें जो इनके इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स की जो भीड़ थी, उन्होंने इन कंपनियों को छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया है? मतलब बुरी स्थिति में छोड़ करके वो चले गए हैं। एज सीआरबी ग्रुप फर्म्स रिनेज का अर्थ होता है किसी भी चीज के लिए मना कर देना, मुकर जाना, इनकार करना। ओन हाई इंटरेस्टेड फिक्स डिपॉजिट इन 1997 में जो सीआरबी ग्रुप फर्म थी उसने भी अपने हाई इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट के लिए मना कर दिया था। और इस तरीके से ये जो कंपनीज होती हैं इनके इन्वेस्टर इनको छोड़ करके चले जाते हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ 1997 में, पार्लियामेंट मतलब संसद, बिस्टो मतलब प्रदान करना, देना, ग्रेटर पावर्स ओवर सच फॉर्म्स टू द सेंट्रल बैंक टू फिक्स द मैश का अर्थ होता है गंदगी। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय जो बैंक है, मतलब आरबीआई जो है, पार्लियामेंट ने आरबीआई को ये पावर दे दी। बिस्टो मतलब देना होता है।
ये जो महान जो पावर्स थी इन कंपनियों के ऊपर सिकंजा कसने की जो पावर्स थी वो सेंट्रल बैंक को दे दी। किसने दे दी? पार्लियामेंट ने दे दी। द ट्रिगर नाउ इज सिमिलर, जो यद्यपि द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम हैज चेंज्ड। जो सिकंजा कसा गया था ना वो तो समान है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। द साइज ऑफ NBFC बैलेंस शीट इज नाउ मोर देन ए क्वार्टर ऑफ दैट बैंक्स बैलेंस शीट। बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है उसकी तुलना में अगर कंपैरिजन किया जाए तो NBFC की जो बैंक सीट है वो भी बैंकों की तुलना में 1/4 है। फ्रॉम जस्ट अबाउट 12% इन 2010, 2010 में सिर्फ 12% हुआ करती थी उनकी बैलेंस शीट। इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर पूर्ण रूप से बात करें, दियर बैलेंस शीट्स हैव मोर देन डबल्ड फ्रॉम 20.7 लाख करोड़ इन 2015 टू 49.2 लाख करोड़ इन 2020। 2015 में उनकी जो बैलेंस शीट थी वो 20.7 लाख करोड़ की हुआ करती थी, लेकिन 2020 में उनकी बैलेंस शीट डबल से भी ज्यादा हो गई है, 49.2 लाख करोड़ की हो गई है। वाइल दिस ग्रोथ इज ए रिफ्लेक्शन, ये जो वृद्धि हुई है ना वो किस चीज का प्रतिबिंब है? इस चीज का प्रतिबिंब है ऑफ हाउ, कि कैसे लाइटर रेगुलेशन, जो हल्के से जो रेगुलेट किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था, हैव गिवन देम द फ्लेक्सिबिलिटी। उस लाइटर रेगुलेशन ने इन NBFC कंपनियों को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है to meet a range of financing needs from home loans to microfinance and large infrastructure projects. It also manifested into a systematic risk. रिस्क मतलब होता है जोखिम। देखो इनके ऊपर NBFC के ऊपर एक हल्के से कंट्रोल किया जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होके के बहुत दूरी में फैल गई हैं। कहाँ से कहाँ तक फैल गई हैं? फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करती हैं, जैसे होम लोन्स देने लग गई, माइक्रो फाइनेंस करने लग गई, और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में भी उतर चुकी है NBFC कंपनी। और इसकी वजह से जो एक तंत्र में, एक जो सिस्टम में जो रिस्क जोखिम जो बढ़ रहा है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया होगा। एंड दैट रिस्क वाज अपेरेंट। अपेरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर। और ये जो जोखिम है ना वो कब स्पष्ट हुआ? when one of largest infrastructure investment focused NBFC players IL&FS unraveled in 2018। 2018 में एक ऐसा ही NBFC प्लेयर जिसका नाम IL&FS था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फोकस्ड कंपनी थी, जब इसका मामला सुलझाया गया, अनरेवल्ड मतलब सुलझाया गया, तब ये चीजें, ये जो रिस्क था वो सामने आया। विद इट्स पेमेंट्स डिफॉल्ट्स कैटालाइजिंग मतलब उद्दीपित कर देना, एक क्राइसिस, एक संघर्ष को फॉर द एंटायर सेक्टर। जब ये मामला सामने आया 2018 में IL&FS का, तो इस सेक्टर में, इस पूर्ण सेक्टर में जो एक संघर्ष उत्पन्न हुआ वो किसकी वजह से हुआ? पेमेंट डिफॉल्ट्स की वजह से हुआ। द कोलेटरल डैमेज मीन्ट NBFC कुड नॉट रेज फंड्स इजीली। अगर पैरेलल की अगर हम बात करें तो इससे क्या डैमेज क्रिएट हुआ, क्या बात सामने आई कि NBFC जो है वो अपने फंड्स आसानी से क्रिएट नहीं कर सकती, एंड फेस्ड लिक्विडिटी प्रेशर दैट एस्केलेटेड का अर्थ होता है किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, टू सोल्वेंसी कंसर्न। सोल्वेंसी मतलब ऋण भर देने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं सोल्वेंसी। कंसर्न मतलब चिंता। इन सम स्टेंसेज मतलब उदाहरण। कुछ उदाहरणों की अगर बात करें तो NBFC आसानी से अपने फंड नहीं उठा सकती। दूसरा, उनके पास में लिक्विडिटी प्रेशर भी फील करने लग जाती है NBFC, और इसकी वजह से जो ऋण भर देने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कुछ उदाहरणों में बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब NBFC जो होती है लाइक ए बैंक की तरह ही आप मान सकते हो, लेकिन बैंकिंग की जो परिभाषा है ना उसमें फिट नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? देखो, बैंक में जब आप खाता खुलवाते हो तो आपको एक मिनिमम चार्ज रखना होता है उस खाते में, लेकिन NBFC में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना किसी, आपको मान लो आपकी किसी ने गारंटी नहीं दी तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, लेकिन NBFC आपको इजीली लोन मिल जाएगा। आपकी जो टर्म होती है वो बहुत ईजी वे में होती है, आपको ज़्यादा कुछ कागज और ये जो डॉक्यूमेंट्स के जो प्रपंच होते हैं उसमें NBFC ज़्यादा बिलीव नहीं करता।
वो सीधा लोन देने में बिलीव करता है। हर चीज के लिए जल्दी से लोन उपलब्ध हो जाएगा, आपको ज्यादा किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, आपको अपने अकाउंट में कोई भी पैसा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, करती काम बैंकिंग की तरह ही है, लेकिन बस वो जो बैंक की जो एक परिभाषा है उसमें ये फिट नहीं बैठती। ठीक है, तो देखो ये जो इंसिडेंट्स क्रिएट हो रहे हैं ना कि एनबीएफसी के काम करती है, हर क्षेत्र में काम करने लगी है एनबीएफसी कंपनीज, लेकिन उनके पास में जब उनके प्रेशर क्रिएट होता है ना तो वो लिक्विडिटी जो प्रेशर है वो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो फंड जल्दी से नहीं क्रिएट कर पाती। द डिसेंट का अर्थ देखो होता है उतार, अवरोहण, या कुल भी बोल सकते हैं, आप वंशज भी बोल सकते हो, वन सच प्लेयर। ऐसा ही एक खिलाड़ी और सामने आया, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिगिन अराउंड द सेम टाइम इट क्रेडिटर्स इसके जो निवेशक हैं अप्रूव्ड ए रिजोल्यूशन प्लान फॉर द फर्म लास्ट वीक। पिछले ही सप्ताह उन्होंने अपनी फर्म के लिए एक नया रिजोल्यूशन अप्रूव किया है, उसमें सहमति बनाई है। द आरबीआई's proposed regulatory reaction to such large NBFC failure that had a systematic impact on the sector। क्या हो रहा है, देखो आरबीआई का जो नया ये जो रेगुलेटरी प्रपोज किया है, उन्होंने प्रस्तावित की है, नया जो नियंत्रित करने का एक नया प्रोसीजर निकाला है आरबीआई ने, इसकी वजह से बहुत सारी एनबीएफसी जो हैं वो फेलियर होंगी, क्योंकि जो इनकी एक शर्त है, जो इनकी शर्तें होंगी, 4 लेवल पर उन्होंने एनबीएफसी कंपनीज को बांटा है, उनकी जो शर्तें होंगी अगर उन पर खरा नहीं उतरेंगी वो कंपनीज तो वो बहुत ज़्यादा असफल हो जाएंगी, और इसकी वजह से इस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव गिरने वाला है। देखो यहाँ देखो हैव और हैड, ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और हैड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। कुड नॉट हैव कम सूनर, ऐसा कुछ जो हुआ था वो पहले नहीं आ पाया था। It had sought to strike a balance between the need to be nimble and mitigate systematic risk with a 4-tiered regulatory structure। क्या किया गया है आरबीआई के द्वारा कि जो 4 स्तरीय 4-tiered रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, जिसके द्वारा जो भी आपको पैसे की जो व्यवस्था होती है उसको तेज बनाना है और सिस्टमेटिक जो जोखिम होंगे उसको मिटिगेट मतलब होता है शांत करना, कम करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा लेसन, LESSEN, मतलब किसी चीज को कम करना। दिस एंटेल्स ए लार्ज लेजे फेरी। अब यहां पर बताया गया है कि 4 स्तर में जो बांटा है ना, उसमें 4 स्तर में कैसे किस किस के लिए क्या किया गया है। देखो जो स्मॉलर एनबीएफसी हैं उनके लिए लेजे फ्रेरी, मतलब लेजे फ्रेरी होता है हस्तक्षेप नीति, अबंधन नीति, मतलब उनके ऊपर ज्यादा कोई बंधन नहीं लगाया जाएगा। प्लेजिंग सम ऑफ द आर्बिट्रेजेस अवेलेबल टू मिड साइज्ड, मध्यम स्तर की जो हैं उनके ऊपर कुछ हल्का सा डांट लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। विज बैंक, जैसे बैंकों के ऊपर लगाया जाता है सेम उसी तरीके से। एंड इम्पोजिंग टफर बैंक लाइक कैपिटलाइजेशन गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग नॉर्म्स फॉर द लार्जेस्ट प्लेयर, जो सबसे बड़े खिलाड़ी है, मतलब उच्च श्रेणी के जो हैं, एंड दोज विच कुड पोज ए सिस्टमेटिक रिस्क ड्यू टू द नेचर ऑफ दियर ऑपरेशन। अपने जो कार्य करते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर और उनके सिस्टमेटिक रिस्क को ध्यान में रखते हुए जो लार्जेस्ट प्लेयर है उनके ऊपर बैंक की तरह ही मुद्रीकरण, शासन और उनके ऊपर नियंत्रण करने के जो नॉर्म्स हैं वो बैंकों की तरह ही अप्लाई होंगे। ए टॉप टीयर जो उच्च श्रेणी का है, शीर्ष श्रेणी का है, हैज बीन इनविजिज्ड विद इवन मोर स्क्रूटनी मतलब होता है किसी की और ज्यादा सूक्ष्म छानबीन की जाएगी। बट द आरबीआई वांट्स टू आइडियली यूज दिस अप्रोच ओनली व्हेन ए सर्टेन लार्ज प्लेयर पोजेज एक्सट्रीम रिस्क। जो और भी देखो 4 श्रेणी में बांटा गया, नीचे के जो प्राथमिक श्रेणी के हैं या लोअर श्रेणी के हैं एनबीएफसी, उनके ऊपर ज्यादा अबंधन नीति अपनाई गई है, ज्यादा बंधन नहीं किया गया है। मध्यम वालों के ऊपर किया गया है बैंक की तरह ही हल्का सा मॉडरेट रेगुलेशन किया जाएगा। जो उच्च श्रेणी के हैं उनके ऊपर बैंकों की तरह ही कैपिटलाइजेशन, गवर्नेंस और मॉनिटरिंग नॉर्म्स को लगाया गया है। और जब से जो सबसे टॉप टीयर के हैं उनके ऊपर तो और भी ज्यादा सूक्ष्म छानबीन की जाएगी। लेकिन
परंतु आरबीआई के द्वारा जो ये अप्रोच अपनाई जाएगी ना, वो सिर्फ उस समय अपनाई जाएगी जब कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा प्लेयर, एनबीएफसी प्लेयर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क में हो। गिवन द बैंकिंग सेक्टर ओन वूज मतलब दुख ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। बैंकिंग जो सेक्टर है वो तो पिछले 2 साल से पीएमसी बैंक, ठीक है, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ए होलिस्टिक रिबूट, होलिस्टिक मतलब समग्र, पूर्ण, रिबूट मतलब फिर से शुरुआत करना, ऑफ द ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर एनबीएफसी एंड बैंक्स इट्स क्रिटिकल टू रिटेन कॉन्फिडेंस एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विच सेंट्रल बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास has termed a public good। देखो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से अगर हम बात करें, 2018 से लगभग हम बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे बैंक हैं जो खुद दुख मतलब परेशानियों में हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे आरबीआई गवर्नर है वो चाहते हैं, उन्होंने एक टर्म दी है पब्लिक गुड, लोगों का भला करने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास क्रिएट हो, जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखा जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि जब भी उनको जरूरत होगी बैंकिंग या फिर एनबीएफसी उनके लिए खड़े होंगे। और ये लोगों के अच्छे के लिए जो उन्होंने टर्म दी है, इसी की वजह से बैंकिंग सेक्टर में ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, एक होलिस्टिक रिबूट मतलब एक समग्र रूप से, पूर्ण रूप से फिर से शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। इट इज होप्ड, यह आशा की गई है, दैट द ब्लूप्रिंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी विच कैन लैंड फॉर एक्टिविटीज बैंक्स ऑफन डू नॉट support, be it microloans or infrastructure projects, is formalized soon। देखो एनबीएफसी को जो रेगुलेशन करने की कोशिश की जा रही है और उसका जो एक ब्लूप्रिंट निकला है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो बैंक है मतलब बैंक आपको माइक्रो लोन्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जल्दी से लोन नहीं दे पाते, लेकिन उसकी जगह पर आपको जो एनबीएफसी है, अगर उनको ढंग से रेगुलेट किया जाएगा तो इन चीजों में एनबीएफसी आपको बहुत जल्दी ही सपोर्ट करेंगी। दिस वुड एंश्योर, ये चीजें आश्वस्त करेंगी द फ्लैजलिंग इकोनॉमी रिकवरी। फ्लैजलिंग होता है अनुभवहीन। देखो इस पेंडेमिक के बाद में जो हमारी इकोनॉमी है वो दोबारा से रिकवर होने की कोशिश कर रही है। तो एक तरीके से जो बिल्कुल नीचे आ चुकी थी अब दोबारा से अपने पर फैला रही है, मतलब जैसे चिड़िया का छोटा बच्चा होता है और उड़ने की कोशिश करता है, सेम उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी भी अनुभवहीन व्यक्ति की तरह है और दोबारा से उठने का प्रयास कर रही है। इज नॉट हैम्पर्ड, हैम्पर्ड मतलब होता है अवरुद्ध करना, बाई फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब बाधाएं। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स के द्वारा जो हमारी फंडिंग कंस्ट्रेंट की वजह से जो हमारी अनुभवहीन इकोनॉमी रिकवर होने की कोशिश कर रही है उसको अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। इन सब चीजों से ये चीज क्या की जा रही है, आश्वस्त की जा रही है। तो ये हमारा एनबीएफसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नया रेगुलेशन फ्रेमवर्क आया है उसको हमने डिस्कस किया। अब देखो इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में हमने कौन कौन सी वोकेबुलरी डिस्कस की है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो फर्स्ट है ओवरहोल, ओवरहोल का अर्थ होता है निरीक्षण करना। दूसरी है एपरेंट, एपरेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट। निम्बल, निम्बल मतलब फुर्तीला, फास्ट, चुस्त। हैम्पर्ड किसी चीज को रोक देना, मतलब किसी चीज में बाधा क्रिएट करना। होलिस्टिक समग्र, कंप्लीट। रिबूट मतलब फिर स्टार्ट करना, फिर शुरुआत करना। रीबिगिनिंग। बेस्टो मतलब प्रदान करना, गिव करना। वूज संकट, सोरो दुख, ठीक है। मल्टीट्यूड्स, मल्टीट्यूड्स मतलब होता है लोगों की भीड़, जनसाधारण, बहुलता। कोई चीज, किसी चीज के लिए जब बहुत सारे लोग एक साथ में एग्रेसिव हो जाएं तो जो वो सारे जो लोग हैं उनको बोला जाता है मल्टीट्यूड। फ्लैजलिंग, फ्लैजलिंग होता है चिड़िया का छोटा बच्चा या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। जैसे चिड़िया का छोटे बच्चे को उड़ना नहीं आता, मतलब वो अनुभवहीन होता है उड़ने में, सेम इसी तरीके से अनुभवहीन मनुष्य है उसके लिए भी फ्लैजलिंग यूज किया जाता है। सोल्वेंसी, ऋण भर देने की क्षमता। इंस्टेंसेज मतलब उदाहरण। तो ये एग्जाम्पल्स। तो ये हमने आज का डिस्कशन किया। इसमें आर्टिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं उनको भी हमने देखा। ओके।